Assalamu alaikum. This is the 13th lecture for the series LSM 733. The course is Production Operations Management and I'm Usman bin Saif. As we always do, we initially talk about what we have learned in the last lecture. इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं सो दैट कि हम इन कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट सेशन, हमने लास्ट सेशन में लेआउट डिज़ाइन को डिस्कस किया था. हाउ प्रोडक्शंस ऑपरेशंस मैनेजमेंट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू लेआउट डिज़ाइन. लेआउट डिज़ाइन में हमने बहुत सारी इसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी. फ्यू ऑफ देम वर, एक तो हमने मैकडॉनल्ड्स का केस डिस्कस किया था. आज भी हम मैकडॉनल्ड्स की हम असेंबली लाइन देखेंगे. जब हम कहते हैं लेआउट डिज़ाइन, तो व्हाट डज दैट मीन्स? लेआउट डिज़ाइन का मतलब ये है कि हाउ एफिशिएंटली आप अपने वर्क स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने प्रोसेसेस को कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं थ्रू the design of your factory, through the design of your operations management, through the design of your workspace, office. हमने इसमें एक देखी थी एग्जाम्पल देखी थी कि लेट्स सपोज अगर एक वेयर हाउस है और वेयर हाउस में क्या होता है कि जितना हमारा इन्वेंट्री है हम वो स्टैक करते हैं, इन्वेंट्री हम स्टोर करते हैं. लेट्स सपोज अगर एक कंपनी है जो कि टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करती है. उसके बाद एज एंड व्हेन हाउ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, वो जितनी भी उसे सेल होती है वो उतनी अपने वेयर हाउस से अपने डीलरशिप्स को आगे जो है ट्रांसफर करती रहती है, भेजती रहती है. तो अगर उनका लेआउट डिज़ाइन हम देखें, अगर वो एफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट का मतलब है कि एक लेआउट डिज़ाइन ये हो सकता है कि एक तरफ से ट्रक आए, एक ही गेट है उसका, एक गेट से ट्रक एंटर हुआ और उसने ऑफ लोड किया, फैक्ट्री से टायर्स लेके आया, लाके उसने वो वेयर हाउस के अंदर ऑफ लोड कर दिया. अब वेयर हाउस में जब वो ऑफ लोड होगा उसके बाद फिर शेल्फ्स में स्टैक होगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी सेल होगी, या हो सकता है कि साथ साथ सेल भी हो रहा हो, तो वो अब वो जो ट्रक ऑफ लोड करने आया वो जाएगा तो वो अगला ट्रक आ सकता है, अगला ट्रक डिलीवरी पे करने आएगा. इसका एक एफिशिएंट तरीका ये हो सकता है कि एक तरफ दो गेट्स बना दें, एक तरफ जो है ट्रक आए और आके टायर्स ऑफ लोड करे, दूसरी तरफ से ट्रक आए और दूसरे गेट पे खड़ा और वो वहां से लोड करता जाए. इससे क्या होगा? एक तो लेबर कम हमारी इसमें यूज होगी, एफिशिएंटली एक ट्रक से दूसरे ट्रक में टायर्स लोड हो सकेंगे, टाइम लेस कंज्यूम होगा. सो लेआउट डिजाइन का जो मेजर एडवांटेज है दैट इज वर्क स्पेस एफिशिएंसी. हमने मैकडॉनल्ड्स की बात की थी, इनोवेशन एट मैकडॉनल्ड्स. हमने इनोवेशन एट मैकडॉनल्ड्स में हमने ये डिस्कस किया था कि मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया. मैकडॉनल्ड्स ने ये किया कि उसने देखा कि अब कस्टमर्स हैं, फास्ट फूड सर्व करना है कस्टमर्स को. अब लेआउट डिज़ाइन कैसा होना चाहिए किसी एक रेस्टोरेंट का? लेआउट डिज़ाइन अब एक रेस्टोरेंट का एक तो तरीका ये है कि कस्टमर्स आएँ, अपना फूड लेते जाएं और जाके अपनी सीट्स पे बैठते जाएं. एग्जैक्टली मैकडॉनल्ड्स में भी ऐसे ही होता है. कस्टमर आता है, कस्टमर काउंटर पे जाता है, अपना फूड ऑर्डर करता है, फूड उसको वहाँ पर ट्रे में से सर्व किया जाता है, वो अपने ट्रे उठाता है अपनी जाके सीट पे. लेकिन अब जो उसका सीटिंग प्लान है वो कैसा है? तो हमने कहा था कि मैकडॉनल्ड्स ने क्लस्टर्स बना दिए. क्लस्टर्स कैसे बना दिए? मैकडॉनल्ड्स ने एक तरफ सोफाज लगा दिए
जिन पे कि यंग लोग आके बैठें, गपशप लगाएं, खाना खाएं। एक तरफ उन्होंने फैमिली एरिया बना दिया जहाँ पे कि छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना दिया, जहाँ पे छोटे बच्चे आएं, खेलें और फैमिलीज बैठ के खाएं। एक उन्होंने हाई चेयर्स लगा दी कि जहाँ पे वो लोग आए जो वर्किंग पीपल हैं, जिनके पास टाइम नहीं है बैठ के एंजॉय करने को, वो सिर्फ आए हैं, उन्होंने खाना खाना और चले जाना। तो 3 तरह के हमने उसमें देखा था कि उन्होंने एरियाज डिफाइन कर दिए कि एक एरिया वो है जहाँ पे सोफाज लगे हुए हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स वो लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, आके अपना फूड लेते हैं, वहाँ पे सोफाज पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, खेलते हैं वहाँ पे और अपना टाइम एंजॉय करते हैं और फूड को एंजॉय करते हैं। एक वो एरिया जहाँ पे फैमिलीज हैं, जहाँ पे कि उन्होंने प्ले एरिया है, वहाँ पे छोटे बच्चे जाके वहाँ पे इस प्ले एरिया में खेलते हैं और जो उनके मदर फादर जो भी हैं उनके साथ आए हुए हैं वो उस फैमिली एरिया में बैठ के कंफर्टेबल चेयर्स में अपना खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर हाई टेबल्स हैं, हाई चेयर्स हैं जो कि उन लोगों के लिए हैं कि जो उन्होंने आना है, फटाफट खाना उन्होंने ऑर्डर करना है, खाना लेना है, बैठना है, खाना और चले जाना है। So this was the innovation layout strategy of McDonald's. फिर हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है लेआउट की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लेआउट डिज़ाइन हमारी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है और ओवरऑल हमारी सेल कैसे बढ़ सकती है इससे और हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो सकता है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे कि लेआउट डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हायर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क स्पेस, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ सेल स्पेस। मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल देख लें। अब मैकडॉनल्ड्स ने के पास जो जगह है वो लिमिटेड जगह, अब उसने लिमिटेड जगह को ही उसने हाईली यूटिलाइज करना है सो दैट कि वो तीनों तरह के डिफरेंट क्लस्टर्स वहाँ पे बना सके। इम्प्रूव्ड फ्लो की हमने एक एग्जांपल देखी थी, हार्ड रॉक कैफे। अब हार्ड रॉक कैफे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एम्पल स्पेस बिटवीन द टेबल्स। अब वो कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, उसमें टेबल्स लगी हुई हैं, लोग आते हैं बैठते हैं टेबल्स के ऊपर। अब टेबल्स के दरमियान में चलने फिरने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा एम्पल स्पेस छोड़ी है। क्यों? ताकि जो कस्टमर्स वहां आए वो भी आसानी से गुजर सके, ना सिर्फ कस्टमर्स बल्कि जो उनके वेटर्स हैं वो खाना एफिशिएंटली सर्व कर सकें। ऐसा ना हो कि जगह थोड़ी है उसकी वजह से या अब एक कस्टमर ने गुजरना है और एक वेटर ने गुजरना है, वेटर ने ट्रे भी पकड़ी हुई है, अब वो इंतजार में कस्टमर गुजरेगा तो मैं वहां से गुजरूंगा, जाके टेबल पे खाना सर्व करूंगा, उतना 5 मिनट 6 मिनट का खाने में और डिले आ जाएगा। या आपस में गुजरते हुए एक दूसरे से टक्कर लगे, या जो लोग खाना बैठ के खा रहे हैं चेयर के साथ पास से गुजरता हुआ शख्स टकराए। तो ये इन सारी चीजों की वजह से हमारा जो लेयर डिजाइन है वो फेल हो जाता है। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय, देन लेआउट डिजाइन की वजह से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। कस्टमर क्लाइंट, कस्टमर्स भी लेआउट डिजाइन, एम्बियंस लाइटिंग, आपके जो रेस्टोरेंट की लाइटिंग है, फिर उनका जो डिजाइनिंग है, चेयर्स हैं, ये सारी चीजें कस्टमर्स को पसंद आती हैं। और लोग रेस्टोरेंट्स में, एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में खाना इसलिए भी खाने जाते हैं क्योंकि वो वहाँ बैठ के कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ बैठ के वो एंजॉय कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप लेआउट डिज़ाइन ऐसा रखें कि आप किसी वक्त भी लेआउट डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकें। देन वी फर्दर डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ लेआउट्स। हमने सबसे पहले टाइप तो ऑफिस लेआउट की देखी थी कि ऑफिस लेआउट कैसा हो सकता है। ऑफिस लेआउट हमने देखा कि कुछ ऑफिसेज होते हैं जिसमें कि क्लोज्ड, उन्होंने कहा कि जी केबिन्स होते हैं, क्लोज्ड केबिन्स हैं। अब द न्यू कॉन्सेप्ट इज नॉट द क्लोज्ड केबिन्स। पहले तो जी बड़े बड़े हमने डिस्कस किया था कि ऑफिस लेआउट्स क्या होते थे, बड़े बड़े ऑफिसेज होते थे, बड़े ह्यूज बड़े बड़े ऑफिसेज, दरवाजे बंद। अब क्या होता है कि फिर उसके बाद क्या चीज़ आई, उसके बाद आई उन्होंने ऑफिसेज का साइज छोटा कर दिया।
फिर ऑफिस का साइज छोटा करने से ये हुआ कि ऑफिस स्पेस कम हो गई, सफोकेशन, और एक उनको वैसे भी तंग तंग का एहसास होता है छोटे ऑफिस में बैठ के एम्प्लॉयज़ को, उसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ में डिप्रेशन और ये चीज़ें बढ़ने लगी, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी कम हो गई। फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि शेयर्ड ऑफिसेस का। फिर द लेटेस्ट थिंग दैट इज इन द लेआउट डिज़ाइन इज ओपन ऑफिस स्पेस केबिन्स या स्टूडियो ऑफिसेस। उसमें क्या होता है कि एक मेन टेबल के ऊपर इकट्ठे लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, 2 लोग इस तरफ बैठे हुए हैं, और बीच में उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट सी पार्टीशन की हुई है सो दैट कि वो एक दूसरे से अपने काम पे कंसंट्रेट भी कर सकें, और जस्ट इन केस अगर एक दूसरे से हेल्प मांगना चाहें तो हेल्प भी मांग सकते हैं। हेल्प इस तरह से कि अब अगर पहले लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय ए है और एक एम्प्लॉय बी है, आसिम और बशीर। आसिम ने बशीर से आसिम अपना काम कर रहा है, उसको कोई बीच में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसने बशीर से पूछना है। अब वो उसका 2 तरीके हैं, या तो वो बशीर को कॉल करके बुलाएगा कि यार तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, या फ़ोन पे, या खुद उठ के उसके ऑफिस जाएगा। इन तीनों चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है। अब अगर वो बशीर उसके बिल्कुल साथ वाली चेयर पे बैठा हुआ है तो वो वैसे ही उससे पूछ सकता है, यार बशीर ज़रा देखना मुझे इसमें प्लीज़ हेल्प आउट कर दो। लेस टाइम कंजम्पशन, मोर एफिशिएंसी। देन रिटेल आउटलेट्स। हमने रिटेल आउटलेट्स को बहुत डीपली डिस्कस किया था कि रिटेल आउटलेट्स के हमने प्लान्स देखे थे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। हमने पूरे वेयर हाउस को देखा था, उसमें हमने फिर देखा था कि रिटेल आउटलेट्स के अंदर आप किसी भी अच्छे बड़े रिटेलर के पास आप जाते हैं, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो आपको जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आपको अंदर वाले शेल्फ्स में नज़र आती हैं, और जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं वो आपको फ्रंट शेल्फ्स में नज़र आती हैं। मीट, गोश्त आपको हमेशा एंड पे, आखिरी शेल्फ पे, आखिरी जो डिपार्टमेंटल स्टोर का सेक्शन है उसमें नज़र आएगा। दूध आपको हमेशा पहले नज़र आएगा। तो बेसिकली रिटेलर्स क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली रिटेलर्स ये कर रहे होते हैं कि जो आइटम्स सबसे ज़्यादा जिनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है उनको वो दरमियान में एंड पे रखते हैं, और जिनकी सेल पे कम होती है उनको सबसे सामने रखते हैं, सो दैट कि उनकी पहली नज़र उन चीज़ों पे पड़े जो कि यूजुअली मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको देख के मुझे उनकी ज़रूरत याद आ जाती है। इसी तरह हमने एक और बात की थी कि अब तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया है कि बाइंग या परचेज ऑफ शेल्फ स्पेस। अब जिस तरह कंपनीज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो भी शैम्पू बनाती है, और भी 2-3 कंपनीज शैम्पू बनाती हैं। अब इन तीनों कंपनीज के अंदर देयर इज अ रेस गोइंग ऑन। अब जो बड़ी कंपनीज हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर को वो कमीशन देती हैं, कमीशन इन द सेंस ऑफ परचेजिंग द शेल्फ स्पेस, वो पूरा शेल्फ परचेज कर लेती हैं कि ये 2 रैक्स इस कंपनी के हैं, P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हैं, इस रैक के ऊपर सिर्फ प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शैम्पूज रखे जाएंगे, इसके ऊपर हम अपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही एडवर्टाइजिंग करेंगे और कोई शैम्पू इस पर नहीं रखा जा सकता। अब अगर कोई और कंपनी है वो तीसरे शेल्फ के अंदर अपना शैम्पू रखेगी, और जब कस्टमर आता है शैम्पू उसने खरीदने, तो सबसे पहले उसको नजर ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शैम्पू नजर आएगा। ऑब्वियसली जब उसको नजर ही पहली जिस पे पड़ेगी वो ही उसकी एडवर्टाइजिंग भी, उन्होंने उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए होंगे, उसके ऊपर कार्ड्स लगाए होंगे और बड़ा खूबसूरत करके रैक को डेकोरेट किया होगा, तो वो उसकी पहली नज़र उस पर पड़ेगी और वो उसी को ख़रीदना चाहेगा। क्योंकि कस्टमर जब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है उसके पास लिमिटेड टाइम उसने शॉपिंग कंप्लीट करनी है, तो उसको शैम्पू चाहिए, तो वो रादर दैन कि वो शेल्फ्स के अंदर ढूंढता रहे कि यार ये
शैम्पू सनसिल्क, और अगर हम हेड एंड शोल्डर कहें तो हेड एंड शोल्डर सामने पड़ा हुआ है, सनसिल्क नहीं नज़र आ रहा, तो ढूंढता फिरे सनसिल्क कौन से रैक में कहाँ पड़ा हुआ है, और ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा, हालांकि वो तीसरे चौथे रैक में पीछे करके कहीं पड़ा हुआ है। तो पहली नज़र उसको हेड एंड शोल्डर पे पड़ेगी, वो कहेगा चलो हेड एंड शोल्डर मिल रहा है यार, ये ले लेते हैं। सो importance of layout design in the retail outlets, layouts. Then warehouse की जैसे हमने पहले भी थोड़ी सी बात की कि warehousing में भी क्या है कि improved designs हो सकते हैं, layouts हो सकते हैं, in and out आमने सामने हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक साइड से आप एंटर हो रहा है आपकी इन्वेंट्री, दूसरी साइड से इन्वेंट्री आउट हो रही है। और अगर हम इसको कर दें कि जी एक ही गेट से एंटर होगी, पहले एंटर होगी, फिर उसके बाद अनस्टैक होगी, फिर उसके बाद दोबारा लोड होगी, तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम। फिर फिक्स पोजीशन लेआउट्स। फिक्स पोजीशन लेआउट्स हमने कहा कि जो हमने परमानेंटली फिक्स कर देते हैं हम लोग लेआउट्स को। जैसे अगर हम रिटेल लेआउट में देखें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखें, तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स अपने शेल्फ चेंज करते रहते हैं। साल के शुरू के कुछ महीनों में कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो शेल्फ 1, 2, 3 शेल्फ्स में होती हैं, बाकी 4, 5, 6 में। फिर कुछ महीनों में 4, 5, 6 पहले कर देते हैं, 1, 2, 3 नीचे ले जाते हैं। उसकी वजह ये है वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सीजनल होती हैं। अब जो सीजनल प्रोडक्ट है उस हिसाब से उस शेल्फ को, उस हिसाब से वो नए शेल्फ लगा लेते हैं, उतार लेते हैं, डिज़ाइन अपने डिपार्टमेंटल स्टोर का चेंज करते रहते हैं। जो फिक्स्ड होते हैं वो डिज़ाइन चेंज नहीं हो सकते। देन प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स में हमने हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। आज भी फर्दर इसके अंदर प्रोसेस ओरिएंटेड में हम इसकी टाइप पढ़ेंगे, वर्क सेल्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स में हमने एग्जांपल देखी थी कि एक प्रोसेस है, हम कहते हैं कि जी मोबाइल फोन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग या सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे पहले क्या होता है, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें एक डिपार्टमेंट है जो कि इसका डिस्प्ले बना रहा है, एक डिपार्टमेंट है जो इसकी बॉडी बना रहा है, एक डिपार्टमेंट जो इसका सर्किट बनाता है, एक डिपार्टमेंट जो इसकी बैटरी बना रहा है। अब प्रोसेस है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के पहला, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होगा उसका जो मदरबोर्ड या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को कंप्लीट करेगा, टेस्ट करेगा। उसके बाद वो जाएगा एलसीडी डिपार्टमेंट के पास, उसके ऊपर वो एलसीडी फिट करेंगे। उसके बाद जाएगा वो टर्मिनल्स के पास, उसके बाद जो फर्दर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद बैटरी के पास जाएगा। फिर वो उसके बाद बैटरी और वो जो पूरा सर्किट बोर्ड है अब वो जाएगा बॉडी डिपार्टमेंट के, वो उसके बॉडी में उसके साथ फिटिंग होगी और उसको उसके बाद वो टेस्ट करेंगे। फिर क्वालिटी इंश्योरेंस होगा, क्वालिटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसको जाएगा फिनिशिंग के अंदर, वो उसके ऊपर लेबल शेबल लगाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि लेबल के बाद पैकिंग में जाता है, बॉक्स पैकिंग होती है, फिर मेन पैकिंग होती है, फिर उसका कोड नंबरिंग, और फिर उसके बाद फर्दर वो सेल के लिए जाता है। तो अब अगर हम इस प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं कि जी डिफाइन कर सकते हैं, पहले प्रोसेस 1 होगा, प्रोसेस 2 होगा, प्रोसेस 3 होगा, प्रोसेस 4 होगा। या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस 1 और 4 इकट्ठे होंगे, प्रोसेस 3 और 2 इकट्ठे होंगे, दो साइमल्टेनियसली प्रोसेसेस चल रहे हैं, और उसके बाद फिर 5 प्रोसेस के अंदर इन दोनों को इकट्ठा असेंबल कर देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जी इस एग्जाम्पल में कि अब प्रोसेस 1 क्या था कि जी प्रोसेस 1 ये था कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, उसका मदरबोर्ड है, वो कंप्लीट होगा, उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स फिट होंगे, और प्रोसेस उसके बाद वो उसके ऊपर एलसीडी फिट होगी। इसी तरह प्रोसेस 1 था मदरबोर्ड, प्रोसेस 2 था एलसीडी। अब 1 और 2 इकट्ठे हो सकते हैं, 1 और 2 को हम इकट्ठा कर सकते हैं कि जी 1 कंप्लीट होगा, 2 होगा, और साइमल्टेनियस का मतलब है कि जब हमने प्रोसेस 1 स्टार्ट किया तो हम प्रोसेस 3 क्या था कि जो उसकी बॉडी है जिसके अंदर ये सारा फिट होना है, उसके अंदर टर्मिनल्स और उसके अंदर जो है बैटरी के कंपोनेंट्स हैं वो फिट कर दिए जाएं, सो दैट कि ये दो चीज़ें बन के आएँ और प्रोसेस 5 में जाके इसके ऊपर इसको फिट करें तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाए।
या रादर ऐसे भी हो सकता है, एक और डिज़ाइन ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस पहले आपने हैपहैज़र्डली इसको एक प्रोसेस कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, वो पहले कर लिया, वो बाद में कर लिया, इस तरह से टाइम वेस्ट होता। तो अगर आप अपने चैनलाइज कर लें प्रोसेसेस को, या प्रोसेसेस को आप डिफाइन कर लें स्टेजेस के, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 1 और 3 हम इकट्ठी स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद स्टेज 5 में आके मर्ज हो जाएंगी। तो दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, अब प्रोसेस 1 के बाद 2 होना है, तो हम 1 और 2 को इकट्ठा प्लेस कर देते हैं ताकि ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे पार्ट्स असेंबली हो रहे हैं, टेबल है, एक टेबल है, उसके एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स असेंबली हो रहे हैं, उसकी दूसरी तरफ एलसीडी असेंबल हो रही है। तो टेबल के इस तरफ उसको कंप्लीट किया आपने, मदरबोर्ड चिपबोर्ड को, और आपने उठा के टेबल के दूसरी तरफ रखा, उधर उन्होंने एलसीडी फिट कर दी। रादर देन के एक डिपार्टमेंट से उठा के आप लेके जाएं बिल्डिंग के दूसरे कोने में, दूसरे डिपार्टमेंट में, वहां उसके वहां से तीसरे कोने में जाए, तो अगर आप साथ साथ इसको कर दें। इसी तरह वर्क सेल्स का कॉन्सेप्ट है, आप वर्क सेल्स बना देते हैं कि जी वर्क सेल्स क्या होंगे, पहला वर्क सेल होगा जी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बनाते हैं, दूसरा वर्क सेल बना देते हैं हम जो है असेंबली बना देते हैं, तीसरा वर्क सेल हम बना देते हैं फिनिशिंग और पैकेजिंग बना देते हैं। तो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, पहले एक डिपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद एंड पे प्रोडक्ट असेंबल हो गया, असेंबल होके फिनिश हो गया और पैक हो गया। सो दिस वाज व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट सेशन। Now coming on to, in fact, in continuation of the last session, हम वर्क सेल्स को फर्दर आज देखेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि वर्क सेल्स, हाउ डू वर्क सेल्स वर्क। फिर वी विल टॉक अबाउट रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स, कि रेपिटेटिव प्रोसेसेस या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर मैकडॉनल्ड्स की असेंबली लाइन, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैकडॉनल्ड्स का लेआउट, फ्लोर लेआउट, उनका सीटिंग प्लान, उनका रेस्टोरेंट का लेआउट। अब नाउ कमिंग ऑन टू द अदर साइड ऑफ मैकडॉनल्ड्स, अदर साइड क्या है कि जो मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक बर्गर असेंबल हो रहा है, बर्गर कैसे असेंबल होता है, उनकी असेंबली लाइन क्या है। सबसे पहले बन होगा, बन को गरम करेंगे, उसमें बन के अंदर चिकन पैटी रखेंगे, उसके अंदर सैलड लगेगी, मेयोनीज लगेगी, उसके अंदर चीज लगेगा। ये सारा बारी बारी वर्क स्टेशंस बने हुए, एक जो है बर्गर गरम करता है, दूसरा चिकन पैटी लगाता है, तीसरा वो। तो असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मैकडॉनल्ड्स जो यूज कर रहा है। फिर विल टॉक अबाउट डिसअसेंबली लाइंस। Disassembly line is a very new and emerging concept now. दो के 1980 से ये disassembly line का concept तो है, लेकिन पहले दुनिया का फोकस नहीं था going green, recycling पे। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, what is disassembly lines। फिर disassembly lines के अंदर we'll talk about the importance of layout। फिर असेंबली लाइन बैलेंसिंग क्या होती है, साइकिल टाइम्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ साइकिल टाइम्स, आउटपुट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर साइकिल टाइम को हम कैसे डिटरमिन करते हैं, फिर टास्क टाइम्स क्या होते हैं, फिर विंग कंपोनेंट की एग्जांपल हम देखेंगे। फिर हम एफिशिएंसी को मेजर करेंगे कि अब हमने लेआउट डिज़ाइन, तो हमने इतनी डिस्कशन कर ली, लेआउट डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेआउट डिज़ाइन ऐसा हो तो ये हो, इसमें टाइम इतना कंज्यूम होगा, इसमें टाइम इतना कंज्यूम होगा, ये लेआउट डिज़ाइन हो तो इतना टोटल टाइम कंज्यूम होगा, ये लेआउट डिज़ाइन हो तो इसमें इतना टोटल टाइम। अब हम इसको डिटर्मिन कैसे करें, हम इसको क्वांटिफाई कैसे करें कि जी ये वाला लेआउट डिज़ाइन ज़्यादा एफिशिएंट है या ये वाला लेआउट डिज़ाइन ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उसकी हम एक एग्जाम्पल भी आज डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज द एजेंडा फॉर दिस सेशन। Now coming on to the lecture, process flows before the use of work cells। अब ये work cells उन्होंने दिए हुए, उन्होंने ये parts बना रहे हैं जिसके अंदर एक सिलेंडर है, एक एल्बो है, ये लोहे के parts हैं, ये आप राइट पे देखें लोहे के parts हैं। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि जी सबसे ये पार्ट
3 पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल, रॉ स्टील लेके उसको वो फोर्जरी, बड़े बड़े फोर्जरीज होती हैं, उसके अंदर डाल के उसे फॉर्म कर लेते हैं, शेप बना लेते हैं, उसे फॉर्मिंग कहते हैं। फिर मिलिंग कहते हैं, मिलिंग के अंदर उसको ग्राइंड करते हैं और उसके शेप को, एजेस और वो ठीक करते हैं। उसके बाद फिर हीट ट्रीटमेंट है, उसको दोबारा हीट करते हैं और उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर उसके टर्निंग है, फिर उसको अगर जो शेप जो उसकी बनाते हैं, शेप टर्न करते हैं, फिर वेल्डिंग है। ये सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब अगर ये 3 पार्ट्स हमने बनाने हैं, 3 पार्ट्स के लिए अब आप ये वाली एग्जांपल देखें तो वर्क सेल्स तो बने हुए हैं, लेकिन कितने हैपहैज़र्डली रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फॉर्मिंग में जा रहा है कि मिलिंग में जा रहा है, डायरेक्ट टर्निंग में जा रहा है, और सारे ये प्रोसेस एक दूसरे को क्रॉस कट कर रहे हैं, जो कि विच इज़ नॉट एफिशिएंट, जिसकी वजह से हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल वेस्टेज ज़्यादा होगा। नाउ प्रोसेस फ्लो आफ्टर द यूज ऑफ वर्क सेल्स। अब अगर हम वर्क सेल्स बना दें, पहला वर्क सेल जो है उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मिंग होगी और वेल्डिंग होगी। दूसरे में फॉर्मिंग और टर्निंग है। तीसरे में फॉर्मिंग और मिलिंग है। अब अगर आप पिछले इसमें एग्जाम्पल में देखें, इस एग्जाम्पल में आप इस स्लाइड पे, पिछली स्लाइड पे देखें तो इसमें देखें जी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल है सबसे पहले वो फॉर्मिंग में जाता है। इसका मतलब है कि जितना भी, अब ये 3 तरह के डिजाइन है, हमारे पास 3 तरह की चीजें बनानी है ना, हमने तीनों चीजों का रॉ मटेरियल फॉर्म होगा अब सबसे पहले। उसके बाद फिर मिलिंग में, उसमें एक डिजाइन जो है वो मिलिंग में चला जाता है, एक टर्निंग में चला जाता है, एक वेल्डिंग में चला जाता है। तो क्या है, पहला कंपोनेंट था वो फॉर्म हुआ, उसके बाद वेल्डिंग में चला गया, उसके बाद वेल्ड हो गया। दूसरा फॉर्म हुआ और टर्न कर दिया, उसके बाद फॉर्म हुआ और उसके बाद फॉर्म हुआ और मिलिंग में चला गया, ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंड करके गोल किया उन्होंने। अब ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं फॉर्मिंग में भी हैं और तीनों प्रोसेसेस हीट ट्रीट भी हो रहे हैं। तो तीनों को हमने हीट ट्रीट भी किया, तो हमारे पास एक प्रोसेस फ्लो आ गया वर्क सेल का, कि एक वर्क सेल ये काम कर रहा है, दूसरा वर्क सेल ये काम कर रहा है, तीसरा ये काम कर रहा है, और उसके बाद वो सारे इकट्ठे हीट ट्रीटमेंट में जाते हैं और हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो दिस डिजाइन इज एफिशिएंट। नाउ कमिंग ऑन टू ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेल। Cellular manufacturing system reduce setup time, make small lot production economical. Industrial engineering, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक आर्टिकल था जिसका टाइटल है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स रिड्यूस सेटअप टाइम, मेक स्मॉल लॉट प्रोडक्शन इकोनॉमिकल। वहाँ से ये एग्जांपल ली गई है। ये इसमें इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक किसी कंपोनेंट की हो रही है। उसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि उन्होंने एक कन्वेयर बेल्ट लगाई हुई जिसके ऊपर रॉ मटेरियल आ रहा है। रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद रॉ मटेरियल आके क्या करता है कि रिबोट लगे हुए, रिबोट्स उन्होंने रखे हुए लगाए हुए, रिबोट रॉ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट से उठाता है, उठा के लेफ्ट साइड पे देखें टूल चेंजर के साथ CNC मिलिंग सेंटर है, वो मिलिंग सेंटर में चला जाता है, उसको ग्राइंड करते हैं, उसको प्लेट उसकी फॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर आगे जो कंप्यूटर्स लगे हुए, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है, वो जब कंप्लीट मिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको सिग्नल देता है दोबारा रिबोट को, वो वहाँ से उठाता है, उठा के टर्निंग सेंटर में ले जाता है। अब टर्निंग सेंटर में चला गया, अब टर्निंग के अंदर जाके फिर वो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जब वो टर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर वहाँ से वो उठा के ग्राइंडिंग में आ जाता है, ग्राइंडिंग से वो फिनिश पार्ट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। और ये सारा का सारा जो है बीच में एक रिबोट है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली वो जो रॉ मटेरियल आता जाता है उसको वो रेलेवेंट, अब वो पार्ट बना रहे हैं तो रेलेवेंट पार्ट वो उसके अंदर जो उसका प्रोसेस है उसके अंदर उसको वो उठा के वहाँ रख देता है, वहाँ से फिनिश होता है तो उठा के उसे वो दोबारा फिनिश पार्ट जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर रखता जाता है। तो इस तरह ऑटोमेटिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल सेल यूनिट इसे कहते हैं, सिंगल सेल यूनिट कहते हैं जिसके अंदर के सारे प्रोसेसेस, तीनों प्रोसेसेस जो हैं सिंगल एक रिबोट या कंप्यूटर उसको मैनेज कर रहा। वर्क सेल्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं?
रिड्यूस्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, रिड्यूस्ड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, रिड्यूस्ड वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि जल्दी मैन्युफैक्चर हो जाता है तो वर्क इन प्रोसेस कम हो जाता है। लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड, रिड्यूस्ड रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, reduced direct labor, setup cost, heightened sense of employee participation, increased use of equipment and machinery, reduced investment in machinery and equipment. Reduced investment in machinery and equipment और increased use of equipment and machinery. Machinery equipment ज़्यादा use हो रहा है, लेकिन क्या है कि इक्विपमेंट क्योंकि हमारा वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक दफ़ा सेटअप कॉस्ट लगा ली और उसके बाद हमने उसको मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लिया, एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लिया, हमें बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बार बार जो है वो एक ही प्रोसेस को हम वर्क सेल्स को फॉलो करते रहते। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्क सेल्स। क्या एडवांटेजेस हैं? एफिशिएंसी है, स्पेस कम रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कम, इसमें जो है जितना हमारे पास ऑर्डर आता है तो उतने हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इम्प्रूविंग लेआउट यूजिंग वर्क सेल्स, करंट लेआउट, ये एक लेआउट के एग्जांपल देखिएगा कि वर्क सेल्स, इम्प्रूविंग लेआउट्स यूजिंग वर्क सेल्स। अब हमने कहा कि जी वर्क सेल्स की हम एक एग्जांपल इस तरह कि करंट लेआउट है वर्कर्स इन स्मॉल क्लोज्ड एरियाज। अब वर्कर्स इन स्मॉल क्लोज्ड एरियाज क्या है कि उसने कहा कि जी 2 केबिन बना देते हैं, 2 केबिन में 3 वर्क स्टेशन हैं, हर एम्प्लॉय एक तीन वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एम्प्लॉय को हम कर दें, इम्प्रूव कर दें इसी लेआउट डिज़ाइन को, तो कैसे कर सकते हैं कि हम इकट्ठा यू शेप में दोनों एम्प्लॉयज़ को बिठा दें। इससे क्या होगा? क्रॉस ट्रेन्ड वर्कर्स कैन असिस्ट ईच अदर, कि अब अगर पिछले लेआउट के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उससे दूसरे अपने कोलीग से डिस्कस नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता, वो वहाँ स्ट्रक हो जाएगा। इस लेआउट डिज़ाइन में क्या है कि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं वो क्या काम कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हो, और एक दूसरे से आप असिस्टेंस ले सकते हैं। सो दिस इज अ बेटर लेआउट डिज़ाइन। Similarly, straight lines make it hard to balance tasks because work may not be divided evenly. अब अगर straight line में आपके आप रख देते हैं कि जी आपने 10 बैटरीज के ऊपर कवर लगाने, 4 बंदे हैं, तो अब वो किसी के सामने ज़्यादा बैटरीज पड़ी, किसी के सामने कम बैटरीज पड़ी। और अगर हम इसको यू शेप में ले आए तो क्या होगा कि इन यू शेप वर्कर्स हैव बेटर एक्सेस, 4 क्रॉस ट्रेन्ड वर्कर्स वर रिड्यूस्ड, कि इससे आप एक तो अपने वर्कर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, आपके सामने यू शेप के अंदर पड़ी हैं, आप एक्सेस आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा बैटरीज को। इसमें हम इसकी एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में अब आपने बैटरीज हैं, बैटरीज के टर्मिनल लगाने हैं, टर्मिनल के बाद आपने उसके ऊपर कवर्स लगाने हैं, कवर लगा के आपने उनको टेस्ट करना है और टेस्ट करके आपने डब्बे में पैक करना है। 4 प्रोसेसेस हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो पहले यहाँ से बैटरी को ऊपर टर्मिनल फिट करेगा, टर्मिनल के बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, उससे नेक्स्ट में जाएगा, उससे नेक्स्ट में चल के आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। यू शेप डिज़ाइन में क्या उसके सामने ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, 4 प्रोसेस हैं, वहीं से वो एक्सेस है उसके सामने। इससे ये कि वर्कर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, क्रॉस ट्रेन भी हो जाएंगे। स्टाफिंग एंड बैलेंसिंग वर्क सेल्स, अभी हमने बात की थी कि टास्क टाइम, साइकिल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। सो व्हाट इज अ टास्क टाइम? इट इज आल्सो कॉल्ड द साइकिल टाइम। कि टास्क टाइम होता है एक काम को, किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला है जो टोटल वर्क टाइम अवेलेबल पर डे, सारे दिन में जैसे शिफ्ट्स होती है ना, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो पूरे दिन के अंदर टाइम कितना अवेलेबल था, और रिक्वायर्ड आउटपुट पर डे इन यूनिट्स, कि और आपके इससे रिक्वायर्ड क्या था, कि आप हर वर्कर से रिक्वायर्ड क्या था कि एक वर्कर है वो 40 यूनिट बनाएगा, 20 यूनिट बनाएगा, 30 यूनिट बनाएगा, 30 बैटरियां जो है वो फिनिश करेगा, 30 बैटरियों को असेंबल करेगा, 20 को करेगा, 10 को करेगा, 5 को करेगा। तो उससे हमारे पास टास्क टाइम आ जाता है। हर चीज़ का
टास्क टाइम का मतलब है कि ये बैटरी है, इसको फिनिश करने में, इसको असेंबल करने में इतना टोटल टाइम लगता। फिर डिटरमिन द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। अब हम टास्क टाइम के हिसाब से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें ऑपरेटर्स कितने चाहिए होंगे। अब हमने 50 बैटरी हैं, 50 बैटरीज हैं, उनको हमने असेंबल कराना है। 50 बैटरियों को असेंबल कराना है, 8 घंटे की शिफ्ट है। और एक बैटरी को हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो टास्क टाइम क्या है, एक बैटरी को फिनिश करने में कितना टाइम लगता है। अब हमारे पास 50 बैटरीज हैं, तो 50 बैटरीज कितनी देर में कितने बंदे फिनिश उसको हम असेंबल कर देंगे। तो वर्कर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय द टास्क टाइम। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं। रिक्वायर आउटपुट क्या है, 6 मिरर्स पर डे। में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, शीशा है, उसको क्या करना है, सबसे पहले वो शीशा असेंबल होता है, फिर उसके बाद पेंट होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद लेबल लगता है शिपमेंट के लिए, फिर वो पैक हो जाता है, पैक होता है और उसके बाद वो भेज दिया जाता है शिपमेंट के लिए। तो अब 600 मिरर्स चाहिए पर डे, एक दिन के अंदर 8 घंटे की शिफ्ट है। टोटल ऑपरेशन टाइम पर मिरर जो है 140 सेकेंड्स है। टास्क टाइम और नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड कि हर एक मिरर को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, टास्क टाइम के, और कितने बंदे चाहिए 600 मिरर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टास्क टाइम तो होगा 8 आवर्स हमारे पास हैं, टोटल शिफ्ट हमारे पास 8 आवर्स हैं, पर अगर हम उसको 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, अगर मिनट्स में कैलकुलेट करें तो 8 इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 600 यूनिट्स। हमें टोटल यूनिट्स कितने चाहिए बनाने, कितने 600 यूनिट चाहिए, तो हमारे पास 48 सेकेंड्स आ जाता है कि हमें एक मिरर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 48 सेकेंड्स में मैन्युफैक्चर हो जाता है। उसके बाद हमें वर्कर्स कितने चाहिए। ऑपरेशन टाइम हमारे पास टोटल कितना है 140, टोटल ऑपरेशन टाइम 140 सेकेंड्स है, डिवाइडेड बाय द टास्क टाइम। टास्क टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.91, उसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 वर्कर्स चाहिए हमें वो मिरर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। 3 वर्कर चाहिए, एक दिन चाहिए और 8 घंटे की शिफ्ट हो, तो वो 3 बंदे 600 मिरर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाफिंग वर्क सेल्स। वर्क सेल की स्टाफिंग रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टाफिंग रिक्वायर वर्क सेल है, उसके अंदर कितने बंदे काम करने चाहिए, दिस इज व्हाट स्टाफिंग रिक्वायरमेंट इज। Focused work center, cell and focused factory. Focused work center. When a firm identifies a family of similar products that have a large and stable demand, it moves production from a general purpose process-oriented facility to a large work cell, product-oriented. Focused factory, if a focused work cell is in a separate facility, is called a focused factory. Focused work center. Focused work center होता है कि हमने इसकी हम एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, लेट्स सपोज हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है कि हम कहते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पे क्या हो रहा है कि टोयोटा करोला असेंबल हो रही है। अगर तो उसके अंदर टोयोटा करोला भी असेंबल हो रही है, उसमें टोयोटा कैमरी भी हो रही है, टोयोटा प्राडो भी हो रही है, टोयोटा लैंड क्रूजर भी हो रही है, तो हमारे पास 4-5 वेरिएंट्स हैं, वो उन सब के अलग अलग वर्क सेल्स हैं, तो दैट विल नॉट बी फोकस्ड। अगर हम कहें सिर्फ टोयोटा करोला की ये वर्क सेल फैसिलिटी है, तो दैट विल बी अ फोकस्ड वर्क सेंटर। फोकस्ड का मतलब उनका फोकस है सिर्फ करोला को असेंबल करना। इसी तरह अब अगर उसके अंदर एक और हम उसका एक वर्क सेल बना देते हैं कि जी टोयोटा करोला यहाँ पे असेंबल हो रही है और इसका इंजन जो है टोयोटा करोला कराची में असेंबल हो रही है, इंजन इस्लामाबाद में असेंबल होता है, इंजन इस्लामाबाद में बनता है, या इंजन जापान में बनता है और जापान से इंपोर्ट होता है। अब जो जापान के अंदर फैक्ट्री है जो कि सिर्फ टोयोटा करोला का इंजन बना रही है, असेंबल कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड अ फोकस्ड फैक्ट्री।
और जो कराची में इनका प्लांट है जो सिर्फ टोयोटा करोला को असेंबल कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड अ फोकस्ड वर्क सेंटर. सो इट्स प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट डिजाइन. कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड हमने कहा कि जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही सिर्फ बना रही है. repetitive and product oriented layout organized around products or families of similar high volume low variety products. Production volume is adequate for high equipment utilization. Product demand is stable enough to justify high investment in specialized equipment. Product is standardized or approaching a phase of life cycle that justifies investment. Supplies of raw material and components are adequate and of uniform quantity. Organized around products or families of similar high volume low variety products. हमने कहा जी लो वैरायटी हम सिर्फ टोयोटा करोला बना रहे हैं. प्रोडक्ट के गिर्द ऑर्गेनाइज्ड है हमारे वर्क सेल सारे के सारे. एक वर्क सेल उसका डैशबोर्ड बना रहा है, एक वर्क सेल उसकी बॉडी बना रहा है, एक वर्क सेल उसके टायर बना रहा है, एक वर्क सेल उसके सस्पेंशन बना रहा है, और ये सारे वर्क सेल मिल के उसको असेंबल कर रहे हैं. एक वर्क सेल उसका इंजन बना रहा है. एंड लो वैरायटी नहीं है, सिर्फ टोयोटा करोला है. हाई वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हम टोयोटा करोला मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. वो ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि एक साल के अंदर अगर हम 10,000 गाड़ियाँ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिर्फ टोयोटा करोला कर रहे हैं. वैरायटी नहीं है, लेकिन टोयोटा करोला की जो के ही प्रोडक्ट टोयोटा करोला उसके अराउंड ही उसके जो है वो सारे के सारे वर्क सेल्स और फैमिलीज हम रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. Fabrication line builds components on a series of machines. Machine pace requires mechanical or engineering changes to balance. Assembly line puts fabricated parts together at a series of workstations paced by a work task balanced by a moving task. Fabrication line होती है कि जी कोई भी अब डैशबोर्ड है जिस तरह हमने असेंबली लाइन का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. असेंबली लाइन का हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जी एक बेल्ट, जैसा हम सपोज करें कन्वेयर बेल्ट एक लगा देते हैं, उस बेल्ट के ऊपर वर्क स्टेशन है. पहला वर्क स्टेशन के ऊपर वो आता है, गाड़ी का फ्रेम आ जाता है. अगले वर्क स्टेशन पे उसके दरवाजे लगाते हैं, अगले वर्क स्टेशन पे उसका डैशबोर्ड लगाते हैं, उससे अगले वर्क स्टेशन पे इंजन फिट करते हैं, उससे अगले वर्क स्टेशन पे सस्पेंशन फिट करते हैं, सीटें फिट करते हैं, एंड पे गाड़ी तैयार हो जाती है. असेंबली लाइन. नाउ फैब्रिकेशन लाइन क्या होता है? एक ही वर्क स्टेशन है जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि सीरीज ऑफ मशीन्स उसके अंदर लगी हुई हैं, और डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड के ऊपर एक जो है मशीन या बॉडी ले ले हम, बॉडी के ऊपर एक मशीन है वो वेल्ड कर रही है, एक मशीन है उसको मोल्ड कर रही है, एक मशीन है जो कि पार्ट्स को इकट्ठा जो है उसको वो कर रही है, उसके अंदर स्क्रूज फिट कर रही है, एक मशीन है जो उसको पेंट कर रही है जी. और ये सारे काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बॉडी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी को ही जोड़ रहे हैं, सिर्फ फ्रेम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ये मशीन सारी की सारी, दिस इज कॉल्ड फैब्रिकेशन लाइन. और जब ये एक बॉडी कंप्लीट हो गई, एक चेजेस या एक फ्रेम गाड़ी का कंप्लीट हो गया, एक डैशबोर्ड कंप्लीट होके आ गया, एक इंजन कंप्लीट हो गया आ गया, तो असेंबली लाइन के ऊपर ये फिटिंग हो रही है, असेंबली लाइन पे उसे असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबली लाइन. Both type of lines must be balanced so that time to perform the work at each station is the same. Balanced एक चीज यहाँ पे रहेगी, balanced fabrication line, balanced assembly line. इसका मतलब ये है कि जितने tasks fabrication line पे हो रहे हैं, जितने टास्क असेंबली लाइन पे हो रहे हैं, उनका time to perform the work at each station should be the same. इसका मतलब है कि अब वो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड फिट करने और इंजन फिट करने, इन सब का दो के डैशबोर्ड में कम टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन दे ट्राई के इक्वल टाइम में ये सारी चीजें फिट हो जाएं. फिटिंग में अब जो है इंजन फिटिंग में ज्यादा उतना ही टाइम लगे जितना का डैशबोर्ड टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बैलेंस्ड कहते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं? लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, रिड्यूस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, इजियर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, रैपिड थ्रूपुट.
रैपिड थ्रूपुट का मतलब है कि असेंबली लाइंस और फैब्रिकेशन लाइंस फास्ट हैं, इस पर बहुत जल्दी आप असेंबल कर लेते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है, हैंडलिंग मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है इसके ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है? हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू बी जस्टिफाइबल, कि अब हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम आप क्यों कर रहे हैं वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। आप 10,000 गाड़ियाँ एक साल क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10,000 क्या आप बेच भी सकते हैं। वर्क स्टॉपेज एट एनी पॉइंट टाइज अप द होल ऑपरेशन, और किसी भी कंपोनेंट, एक कोई वर्क स्टेशन पे कोई फॉल्ट आ गया, वहां पे काम रुक गया, तो उसकी वजह से पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट और प्रोडक्शन रेट्स, और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि एक ही आप एक जैसा प्रोडक्ट उसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें आप फ्लेक्सिबल नहीं है कि एक प्रोडक्ट आपने जैसे टोयोटा करोला एक मैन्युफैक्चर कर ली, उसके बाद टोयोटा जीप मैन्युफैक्चर, लैंड क्रूजर कर ली, फिर एक करोला कर ली। इस तरह की मैं इसमें डिसएडवांटेज ये है कि मैंने इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नाउ प्रोडक्शन असेंबली लाइन का फर्दर कॉन्सेप्ट इसको देखते हैं। रॉ मटेरियल्स या कस्टमर्स, मटेरियल एंड लेबर, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 और फाइनली फिनिश्ड आइटम। अगर हम यहाँ पे देखते हैं रॉ मटेरियल को, हम देखते हैं स्टेशन 1 के ऊपर आपने रॉ मटेरियल एंड लेबर ने गाड़ी के अंदर इंजन फिट कर दिया, फ्रेम आ गया, फ्रेम के अंदर डैशबोर्ड फिट हो गया और एंड के ऊपर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो गई। दिस इज एन असेंबली लाइन। तो ये क्या है? रेपिटेटिव है, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है। एक गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई, अगली मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद अगली, उससे अगली, उससे अगली, तो रेपिटेटिव वही काम हो रहा है बार बार। इसी तरह कैफेटेरिया के अंदर सर्विंग लाइन है, कस्टमर्स हैं, लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की। एक कस्टमर आता है तो उसको फटाफट आप जो उसका ऑर्डर लेते हैं उसको खाना सर्व करते हैं, वो अपनी सीट पे जाके बैठता है। अगला कस्टमर आता है, उसको ऑर्डर आप सर्व करते हैं, उससे अगले को सर्व करते हैं। तो इसी तरह वर्क स्टेशंस बने हुए हैं, तो और इवेंचुअली क्या हो रहा है कि फिनिश्ड आइटम आप कस्टमर्स को दे रहे हैं। यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन, यू शेप्ड, अब हमने देखा कि एक तो स्ट्रेट असेंबली लाइन है, इधर से आपने इसके ऊपर रखी, इसके ऊपर आपने फ्रेम रखा गाड़ी का, दूसरी साइड से आपकी फिनिश्ड गाड़ी असेंबल हो गई। अब अगर यू शेप्ड हो तो यू शेप्ड का फायदा ये होता है कि अब पहला जो स्टेज थी कि गाड़ी का जो चेजेस है, उसका फ्रेम है गाड़ी का या बॉडी है, उसको असेंबल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको वेल्ड करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है अगली स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर फर्दर वो पेंट हो रही है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है उसके अंदर डैशबोर्ड फिट हो रहा है, उसके बाद उसकी वायरिंग हो रही है, उसके बाद उसका इंजन फिट हो रहा है। तो ये सारे, अब अगर यू शेप्ड लाइन है तो अगर यू शेप्ड लाइन है तो उसके अंदर जो है पहला प्रोसेस क्या है? वेल्डिंग। अब अगर वेल्डिंग जो है वाला जो वर्कर है उसने वेल्डिंग कर दी गाड़ी, वो अगले उसके अंदर चली गई। इन द मीन टाइम जब तक वो अगली गाड़ी को वेल्ड करना शुरू नहीं करता तो वो उसके पास एक्सेस है कि यू शेप है ना, तो वो जहां पे खड़ा है वो दूसरी तरफ मुड़ के जो वहां पे फिनिश्ड गाड़ी आ रही है उसके भी वो स्क्रूज और बोल्ट्स उसको चेक कर सकता है। तो आपकी जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंसी परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैकडॉनल्ड्स की हम असेंबली लाइन का हम एक केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैकडॉनल्ड्स में क्या हो रहा है कि वर्क स्टेशन बना हुआ है। वर्क स्टेशन के ऊपर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये आप राइट पे देखें कि काउंटर है, काउंटर के ऊपर आप एक कस्टमर है वो जाता है, उससे कहता है कि मैंने एक जिंगर बर्गर ऑर्डर करता है कि जी मैंने ये बर्गर खाना है। ठीक है जी, वो ऑर्डर ले लेते हैं, आपको पैसे बता देते हैं, साथ आपसे ड्रिंक पूछ लेते हैं आपने कौन सी ड्रिंक पियेंगे, आप साथ फ्राइज चिप्स लेंगे नहीं लेंगे, और उसके आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही वो ऑर्डर वहां से एंटर करता है तो लेफ्ट साइड पे देखें नंबर 1 जिस पे लिखा है ऑर्डर रीड ऑन अ वीडियो स्क्रीन। अब क्या होता है किचन के अंदर एक LCD लगी हुई, उस LCD पे फौरन ऑर्डर आ जाता है। जैसे ऑर्डर आता है तो जो नंबर 2 वर्क स्टेशन पे सबसे पहला बंदा खड़ा हुआ है वो पता चल जाता है कि एक बर्गर चाहिए, 2 बर्गर चाहिए, उसको फटाफट वो बन्स पड़े में बन निकालता है और उसको ओवन में डालता है, टोस्ट करता है, गरम करता है। उसके बाद वो बन अगले को दे देता है। अगला बंदा जो है उसके ऊपर चीज और उसके ऊपर मेयोनीज और वो ऐड कर लेता है। उसके बाद अगला बंदा जो है उसके अंदर क्या करता है चिकन पैटी और वो सारी चीजें ऐड करके फोर्थ पे जाता है। फोर्थ के बाद वो हीटेड कैबिनेट फॉर ग्रिल पैटीज। अब वो क्या होता है कि
थर्ड वाले ने तो उसके बाद चीज़ और मेयोनीज वो ऐड कर दी, लेकिन फोर्थ वाले ने क्या किया कि उसको पता चल गया कि जी कितनी, अब उसके अंदर चिकन कबाब लगाना है ना, चिकन का कबाब या पैटी जो होती है, अब वो क्या कर रहा है कि उसने देखा कि 2 चिकन पैटीज चाहिए, 2 बर्गर्स का ऑर्डर है तो 2 चिकन पैटीज, वो फौरन फ्रायर लगे में उसके अंदर 2 पैटीज डाल देता है। बाय द टाइम वो बर्गर जो बंद होता है, बन गरम होके उसके बाद चीज़ और मेयोनीज लग के उसके पास आता है, उसके बाद पैटी तैयार होती है, वो उसके ऊपर पैटी रख देता है, पैटी रखता है। उसके बाद वो दोबारा उसको जो है एक दफ़ा उसको ओवन करते हैं, ओवन करने के बाद वो क्या नंबर 5 पे ओवन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ऑर्डर को वो पैक करते हैं चिप्स को, और वो जितने अगर 7 चिप्स भी हैं उसके बाद ड्रिंक है उसको पैक करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। तो इस टोटल प्रोसेस के अंदर 1.5 मिनट लगता है, 1.5 मिनट लगता है। ऑर्डर लिया, पहले आप ऊपर टॉप पे देखें ऑर्डर लिया, टास्क क्या था, पहला टास्क हमारा ऑर्डर था, ऑर्डर, उसके बाद बन टोस्टिंग, बन को हमने टोस्ट किया, गरम किया, उसके अंदर लगते हैं 11 सेकेंड, 11 सेकेंड्स के बाद असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स होते हैं आपके मेयोनीज, आपका चीज़ और उसके अंदर सैलेड, जो भी चीज़ें लगानी सारी कॉन्डिमेंट्स हैं। 31 सेकेंड के अंदर आप वो उसको फिनिश कर लेते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद उतनी देर में आपका 45 सेकेंड के अंदर आपकी जो चिकन पैटी है वो तैयार होके उसके अंदर बर्गर में लग जाती है। फिर उसके बाद ऑर्डर पिक्ड अप इमीडिएटली टू कीप इट फ्रेश, और उसके बाद फौरन ऑर्डर आप डिलीवर कर देते हैं। और कस्टमर सर्विस ऑर्डर एंड पेमेंट, तो जितनी देर में अब कस्टमर ने पैसे पे किए और वो किए, उतनी देर 1.5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो क्या कहते हैं आपका ऑर्डर जो वो तैयार भी हो गया। और इसमें टास्क टाइम जो है, टोटल टास्क टाइम आपका 45 सेकेंड है, ठीक है। सो दिस इज हाउ असेंबली लाइन वर्क्स एट मैकडॉनल्ड्स। असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट की वजह से एफिशिएंट हो गया काम, 1.5 मिनट के अंदर वो ऑर्डर लेके आपको बर्गर सर्व भी कर देता है। Now coming to another concept which is called disassembly lines. Disassembly is being considered in new product designs. अब अगर जिस तरह इसमें गाड़ी की एग्जांपल दी हुई है, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है असेंबली। असेंबली का मतलब है प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट वर्क स्टेशन से लेके उनको सबको जोड़ के गाड़ी हमने तैयार कर दी और फिनिश कर दी, ये गाड़ी फिनिश हो गई, अब कोई भी उसको खरीद के चला सकता है। अब वो गाड़ी को दोबारा डिसअसेंबल करना है। डिसअसेंबल का मतलब है पहले गाड़ी हमने जोड़ी, अब गाड़ी को खोल देना। गाड़ी को हम क्यों खोल देते हैं? गाड़ी की लाइफ है 5 साल 10 साल, 10 साल गाड़ी किसी ने चलाई, चलाने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसने वो फेंक दी गाड़ी। लेकिन अगर इस तरह से सारी दुनिया अपनी गाड़ियां फेंकना शुरू कर दें, पाकिस्तान में तो खैर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तो गाड़ी की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद टैक्सीज यूज़ होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से, तो इवेंचुअली कोई 30-40 साल जब गाड़ी चल जाती है फिर वो जंक यार्ड। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में तो गाड़ी की लाइफ है 7 ईयर्स 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वो गाड़ी जंक यार्ड को दे देता है। अब जंक यार्ड के पास गाड़ी आ गई तो उसके पास गाड़ियाँ इस तरह जमा होनी शुरू हो जाएँ। अगर एक साल टोयोटा एक साल में 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करता है, 20 हज़ार गाड़ी अगर वो 10 साल के बाद वही 20 हज़ार गाड़ी जंक यार्ड के पास आ जाए। अब टोयोटा एक कंपनी है, 30 कंपनियां और हैं, तो ये अगर 25-30 कंपनियां करना, 1-1 लाख 1.5 लाख गाड़ी हर साल जंक यार्ड में आए, तो जंक यार्ड इतना ह्यूज, वो कहाँ जाएंगी गाड़ियाँ, क्या होगा? और फिर उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये हम इसमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये उनको जंग लगता है ये, और उसके बाद फिर ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इन गाड़ियों को आप फेंक भी नहीं सकते, क्या करें? तो फिर देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड डिसअसेंबली लाइन। डिसअसेंबली लाइन में क्या करते हैं, गाड़ी आई जंक यार्ड में, उन्होंने क्या करते हैं कि गाड़ी को देख लेते हैं कि उसके पार्ट्स चेक कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट दोबारा रीयूज हो सकता है, वो पार्ट खोल लिए। जैसे गाड़ी की हेडलाइटें ठीक है, उन्होंने हेडलाइटें उतार ली, गाड़ी के और सीटें ठीक है, उन्होंने सीटें उतार ली, फिर कोई और वो सीटें लाइटें एक्सीडेंटेड कार्स के अंदर यूज़ हो जाती हैं, लोग ख़रीद लेते हैं। फिर जो बाकी उसके अंदर डैशबोर्ड बच गया,
उसके अंदर गाड़ी के अंदर उसके सस्पेंशन बच गई, इंजन बच गया। अब इंजन भी जो है अगर रीयूजेबल है, अच्छी कंडीशन में है, फिर तो निकाल के वो इंजन भी सेल कर देंगे, नहीं तो इन सारे पार्ट्स को वो एक असेंबली लाइन, दोबारा असेंबली लाइन के ऊपर गाड़ी को चढ़ाते हैं। एक तरफ से असेंबली लाइन पे गाड़ी आती है और वो एक एक टीम, एक एक वर्क स्टेशन, जिस तरह हमने पहले गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया था जोड़ता है, उसी तरह खोलते हैं। डैशबोर्ड वाले गाड़ी का डैशबोर्ड निकाल लेंगे, प्लास्टिक वाले डैशबोर्ड, प्लास्टिक वाले गाड़ी के सारे डैशबोर्ड के और प्लास्टिक के पार्ट्स गाड़ी के उतार लेंगे, एक गाड़ी के दरवाजे उतार लेंगे, एक ने गाड़ी की सस्पेंशन उतार ली वर्क स्टेशन ने, एक ने इंजन निकाल ली, एक ने ये निकाल, एक ने गाड़ी पूरी एंड के ऊपर खत्म हो गई। अब ये जो पार्ट्स निकाल लिए, अब क्या करते हैं, वो पार्ट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट करके प्लास्टिक पार्ट्स इकट्ठे कर लिए, प्लास्टिक पार्ट्स को दोबारा पिघला के वो नया डैशबोर्ड बनाने में, नया प्लास्टिक बनाने में काम आ जाते हैं। दरवाज़ों को भी क्रश करके वो दोबारा उस लोहे को पिघला के रीसाइकलिंग का वो के लिए वो यूज़ हो जाता है। इस तरह इवेंचुअली वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करेगी गाड़ी, और वो गाड़ी रीयूज़ भी, रिसाइकल भी हो जाएगी। So this is what a disassembly line is. असेंबली लाइन में गाड़ी को हमने जोड़ के गाड़ी तैयार की, अब डिसअसेंबली में गाड़ी को दोबारा खोल के गाड़ी को खत्म कर दिया। Green issues and recycling standards are an important consideration. Automotive disassembly is the 16th largest industry in the US. अमेरिका में बहुत बड़े बड़े जंक यार्ड्स हैं जहाँ पे कि ये डिसअसेंबली लाइंस काम कर रही हैं। Assembly line balancing. As mentioned earlier, objective is to minimize imbalance between machines or personnel while meeting required output. Starts with the precedence relationship. Determine cycle time, calculate theoretical minimum number of workstations, balance the line by assigning specific tasks to workstations. अब क्या होता है कि हमने बात की थी कि जी असेंबली लाइन बैलेंसिंग का मतलब है कि तमाम जितने वर्क स्टेशंस हैं वो सारे के सारे बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो उसका बैलेंसिंग को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम के देख सकते हैं कि असेंबली लाइन बैलेंस कैसे हो सकती है। बैलेंस हम असेंबली लाइन कैसे भी कर सकते हैं कि जी असेंबली लाइन है, वर्क स्टेशन है A B C D E F, हम कहते हैं A के बाद B के पास जाता है, चीज़ जाती है, B से C पे जाता है, C से D में जाता है। तो हम अगर B और C आपस में या B और D बैलेंस नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं कि B से डायरेक्टली D पे चले जाए और B उसके बाद A से C के पास चला जाए प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक A से C के पास चला जाए, एक A से D के पास चला जाए, ये B से D के पास चला जाए, A से B के पास जाए, B से D के पास चला जाए, सो दैट कि हमारी असेंबली लाइन बैलेंस हो जाए। So design product layouts, line balancing. Line balancing is the process of assigning tasks to workstations in such a way that the workstations have approximately equal time requirements. Tasks are grouped into manageable bundles and assigned to workstations with one or two operators. Goal is to minimize idle time along the line, which leads to higher utilization of labor and equipment. Perfect balance is often impossible to achieve. अब हमने उस वक्त जब मैंने आपको पहले भी लाइन बैलेंसिंग का, असेंबली लाइन बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस वक्त भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जितने वर्क स्टेशंस हैं, जितने टास्क हैं, सबका टाइम इक्वल हो जाए। उससे ये होता है कि अब अगर पहला टास्क है उसका 1 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है, दूसरा 1 मिनट में होता है, तीसरा 2 मिनट में होता है, तो हम क्या होगा, पहला दूसरा 1 मिनट फिर 2 मिनट। अब जो 2 मिनट रुक जाएगा, फिर पीछे से 1 मिनट पे आ रहे हैं, सारे टास्क 1 मिनट पे आ रहे हैं, तो 2 मिनट के ऊपर आके टास्क के ऊपर ब्रेक लग जाएगी, तो उसकी वजह से हमारा 1 मिनट का लैग होना शुरू हो जाएगा और वो जो 2 मिनट वाला टास्क है वहां पर क्यों लगना शुरू हो जाएगी। और अगर सारे जितने हमारे टास्क हैं सबका फिनिश टाइम 1 मिनट ही है तो 1 मिनट में चलते जाएंगे और कहीं हमारी असेंबली लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ब्लॉकेज नहीं आएगी। अब अगर एक असेंबली लाइन में एक हमारा टास्क है जो कि 2 मिनट में होता है, एक बाकी सारे टास्क 1 मिनट में, तो वो 2 मिनट वाले टास्क के ऊपर सारे टास्क पीछे से 1 मिनट पे आ रहे हैं और आके वहां रुक जाएंगे। अब वो पिछला टास्क कंप्लीट होगा तो अगला स्टार्ट होगा ना, रश लगना शुरू हो जाएगा उस टास्क के ऊपर। हम ये कोशिश करते हैं कि असेंबली लाइन को ऐसे एडजस्ट करें, टास्क को ऐसे एडजस्ट करें कि सारे टास्क का जो है ना फिनिश टाइम तकरीबन एक जैसा हो। ऑल्दो कि दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन हम क्लोजेस्ट मैच निकाल लेते होते हैं कि अगर एक जैसा टोयोटा गाड़ी है,
हम कहते हैं कि जी मैं असेंबल करनी है, असेंबल करने पेंट पे, पेंट के ऊपर हम कहते हैं कि जी 5 घंटे लगते हैं, इंजन को फिट करने में 2 घंटे लगते हैं। अब वो 5 घंटे और वो 2 घंटे हम इक्वलाइज तो नहीं कर सकते। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हम बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पेंट भी एफिशिएंटली करेंगे, पेंट भी 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाए और इंजन भी 2 घंटे के अंदर हम फिट कर सकें। स्टेप्स इन असेंबली लाइन बैलेंसिंग, आइडेंटिफाई टास्क एंड इमीडिएट प्रीडिसेसर्स। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके टास्क हैं कौन कौन से और हर टास्क से पिछला टास्क कौन सा है। जैसे बी टास्क है, बी से पहले ए आएगा, सी से पहले बी आएगा। डिटरमिन द डिजायर्ड आउटपुट रेट, कैलकुलेट द साइकिल टाइम, कंप्यूट द थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर of workstations, assign tasks to workstation, balance the line by using line balancing heuristics. Compute efficiency. This is a very important numerical, you can call it, or the layout design problem calculation in this chapter. Assembly steps in assembly line balancing. ये भी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, assembly line balance कैसे करते हैं। ये steps हैं। सबसे पहले तो साइकिल टाइम इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड एट ईच वर्क स्टेशन टू कंप्लीट इट सेट्स ऑफ टास्क ऑन अ यूनिट। किसी भी काम पे हर वर्क स्टेशन पे जो टाइम लगता है उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। साइकिल टाइम के हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि विद 5 वर्क स्टेशन, ये 5 वर्क स्टेशन हैं, पहले पे 0.1 मिनट में यूनिट कंप्लीट हो रहा है, दूसरे से 0.7 है, तीसरा 1 है, उससे बाद 0.5 0.2। तो जो टोटल हमारे पास इस वक्त with 5 workstation, just total cycle time है that is 1 minute. That means the cycle time of a system, longest processing time in the workstation. Total cycle time क्या होता है? अब ये हमारे workstations हैं, 1 2 3 4 5 workstations हैं। पहले workstation का जो completion time है वो 0.1 मिनट है, दूसरे का 0.7 है, तीसरे का 1 मिनट है, चौथे का 0.5 है और 0.2 है, पांचवे का 0.2। तो मैक्सिमम टाइम जो है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन अ वर्क स्टेशन क्या है? 1 मिनट। लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है कि पांचों वर्क स्टेशन अगर इकट्ठे काम शुरू करें तो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये सारे वर्क स्टेशन काम कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्दो कि पहला वर्क स्टेशन 0.1 में कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद फिर उतनी देर वो फारिग बैठा रहेगा जैसे हम आइडल टाइम कहते हैं, दूसरा 0.7 में कर लेगा और उसके बाद फिर 0.3 वो फारिग बैठा रहेगा जैसे हम आइडल टाइम कहते हैं, चौथा 1 में करेगा। लेकिन साइकिल टाइम क्या होता है कि जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसी भी वर्क स्टेशन का होता है, सो दैट के उतने टाइम के अंदर बाकी सबका भी काम कंप्लीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड साइकिल टाइम। विद 3 वर्क स्टेशन, अगर हम 3 वर्क स्टेशन बना दें, कैन साइकिल टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। पहला वर्क स्टेशन हमने कहा जी कि पहले 5 थे ना वर्क स्टेशन, इन सबको हमने ऐड कर दिया, इकट्ठे ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो पहले वर्क स्टेशन का टाइम क्या बनता है? 0.1। नीचे वाली एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। पहले वर्क स्टेशन के अंदर क्या होता है कि हमने 3 वर्क स्टेशन बना दिए ना, विद 3 वर्क स्टेशन की हम बात करें तो पहला वर्क स्टेशन के अंदर हमने पहले 2 वर्क स्टेशन को हमने इकट्ठा कर दिया, उसके बाद आखिरी 2 वर्क स्टेशन को इकट्ठा कर दिया। तो हम कहते हैं कि जी पहले वर्क स्टेशन का टोटल टाइम कितना है? 0.7 प्लस 0.1 0.8, दूसरे वर्क स्टेशन का 1, तीसरे का 0.5 प्लस 0.2 0.7। फिर भी हमारे 3 वर्क स्टेशन के साथ भी जो साइकिल टाइम है 1 मिनट है। पहला वर्क स्टेशन 1 मिनट से पहले खत्म हो जाएगा, 0.2 उसका क्या होगा? आइडल टाइम होगा। दूसरा वर्क स्टेशन 1 मिनट में ही होगा, तीसरा वर्क स्टेशन का 0.3 आइडल टाइम है। लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है किसी भी वर्क स्टेशन में? दैट इज 1 मिनट। सो जो नीचे वाली एग्जांपल है विद 3 वर्क स्टेशन, हमारा जो साइकिल टाइम है वो 1 मिनट ही है। लेकिन जो ऊपर वाली एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक वर्क स्टेशन हो, एक वर्क स्टेशन का मतलब है आपने 5 वर्क स्टेशन से सबको मर्ज करके एक वर्क सेल बना दिया, एक वर्क स्टेशन बना दिया, तो उसका टोटल टाइम कितना होगा? 0.1 प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.2, 2.5 मिनट्स। तो टोटल लॉन्गेस्ट टाइम क्या होगा? पूरे एक वर्क स्टेशन का साइकिल टाइम क्या होगा? वो 2.5 मिनट्स होंगे। वर्क स्टेशन के ये एक थोड़ा सा इसे मैं फर्दर इसे एक्सप्लेन भी कर दूं कि इसमें
जब हम वर्क स्टेशन कहते हैं, अब वर्क स्टेशन है, हम लेट्स सपोज कहते हैं कि जी एक पहला वर्क स्टेशन है वो बॉडी बनाता है, एक रिमोट की अगर हम एग्जांपल लें, बॉडी बनाता है और उसके बटन्स फिट करता है। दूसरा वर्क स्टेशन क्या करता है, पहला बॉडी बनाता है, सॉरी पहला वर्क स्टेशन बॉडी बनाता है, दूसरा वर्क स्टेशन बटन फिट करता है, तीसरा उसमें सर्किट फिट करता है, चौथा उसके अंदर लाइट फिट करता है, पांचवा वर्क स्टेशन उसके अंदर सेल और उसे बैटरीज फिट करता है। तो अगर हम कहें कि जो पहला हर वर्क स्टेशन जो है, ये जो हमारे पास टाइम्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि जो सर्किट वाला वर्क स्टेशन है वो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब है कि 5 वर्क स्टेशन हैं, तो मैक्सिमम टाइम अगर कोई भी स्टेशन ले रहा है वो 1 मिनट है, तो हमारा टोटल साइकिल टाइम 1 मिनट है, क्योंकि हम पांचों वर्क स्टेशन इकट्ठे काम कर रहे हैं। इकट्ठे उन्होंने काम शुरू किया, एक ने बॉडी बनाई, एक ने ये बनाया, एक ने ये बनाया, एक ने ये बनाया, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये पांचों एक ही वर्क स्टेशन है, पांचों एक ही वर्क स्टेशन है, एक ही वर्क स्टेशन का मतलब है कि उसने फिर एंड के ऊपर प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं होंगे, उसका प्रोडक्ट होगा एक रिमोट। तो वो पहला एक काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, एंड में रिमोट दे देगा। तो टोटल टाइम क्या होगा, 2.5 हो जाएगा, क्योंकि हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग टाइम है। और अगर हम अलग 5 वर्क स्टेशन अलग करें तो वो पांचों का प्रोडक्ट अलग होगा। एक का प्रोडक्ट होगा बॉडी होगी, एक का प्रोडक्ट क्या होगा, सर्किट होगा, एक का प्रोडक्ट बैटरी होगी। इसी तरह अगर हम उनको 3 वर्क स्टेशन बना दें, पहला हम कहें जी पहला बॉडी और बटन इकट्ठे कर दें, तो वो बॉडी और बटन का टाइम टोटल हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। एक हम फिर कहेंगे जी सर्किट का, एक हम कहेंगे जी उसके बाद एंड का। आउटपुट कैपेसिटी इज ऑपरेटिंग टाइम पर डे एंड साइकिल टाइम। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जी 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे एक दिन के अंदर है, तो ऑपरेटिंग टाइम पर डे क्या होगा हमारा, ऑपरेटिंग टाइम इज 8 आवर्स है ना, मिनट्स के अंदर उसे कन्वर्ट कर लेंगे, 60 मिनट्स होते हैं एक घंटे में, तो हमारे पास 480 मिनट्स पर डे आ जाते हैं। 480 मिनट की एक शिफ्ट है डेली की, दैट इज द ऑपरेटिंग टाइम। उसका मतलब है कि दिन में हर वर्क स्टेशन जो 480 मिनट के लिए काम करना चाहिए। साइकिल टाइम क्या है, 1 मिनट है, हमने देखा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 480 यूनिट्स पर डे, 480 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 480 यूनिट्स हमारी, कि हमारी जो आउटपुट है वो 480 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस होने चाहिए। और अगर हमारा साइकिल टाइम 2.5 मिनट्स हो जाए तो हमारा 192 यूनिट्स पर डे। अब आपने डिफरेंस देखा असेंबली लाइन के वर्क स्टेशन की लेआउट की वजह से, कि एक अगर हम कहते हैं कि जो हमारा एक एग्जांपल में हमने देखा कि साइकिल टाइम 1 मिनट था, उसका मतलब था कि पांचों वर्क स्टेशन साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, इकट्ठे काम कर रहे थे और एंड के ऊपर फिनिश हो रहा था प्रोडक्ट। और एक में हमने देखा कि एक काम करता है खत्म करता है, दूसरा करता है खत्म करता है, तीसरा करता है खत्म करता है, चौथा करता है खत्म करता है, पांचवा खत्म करता है। तो 2.5 मिनट था उसका साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम बढ़ने से हमारे डेली की जो प्रोडक्शन थी, आउटपुट थी, यूनिट भी कम हो गया। पहले साइकिल टाइम 1 था तो 480 यूनिट हम बना सकते थे एक दिन में, अब हम 192 यूनिट्स बना रहे हैं। तो हमारे डिजायर्ड आउटपुट क्या है, डिजायर्ड अगर हम इसमें देखें जी, साइकिल टाइम जो है हमारा आउटपुट टाइम, हमने यहां से आउटपुट कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली। आउटपुट थी हमारी कैपेसिटी इतनी थी कि जी हम 480 यूनिट्स या 192 यूनिट्स बना सकते हैं दोनों 2 डिफरेंट सिनेरियोज में। ऑपरेटिंग टाइम पर डे हमारा जो है वो है OT डिवाइडेड बाय D, D इज द डिजायर्ड आउटपुट रेट। तो 8 आवर्स पर डे है, आउटपुट टाइम हमारा 480 यूनिट्स, डिजायर्ड यूनिट्स हमारे 480 यूनिट्स पर डे हैं, तो हमारा साइकिल टाइम 1 मिनट है। उसी को हमने साइकिल टाइम को हम अगर इक्वेशन को उल्टा कर दें तो हम साइकिल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ टास्क टाइम्स, थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशंस रिक्वायर्ड। हम क्या कर रहे हैं इस पूरी एग्जांपल में, एक दफा दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं वापस जाके। स्टेप्स एंड असेंबली लाइन बैलेंसिंग। पहला आइडेंटिफाइड टास्क किया हमने इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, कि पहला टास्क कौन सा होगा, दूसरा टास्क कौन सा होगा। डिजायर्ड आउटपुट रेट हम निकाल लिए, साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद 4th स्टेप इज थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर, के मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस कितने होने चाहिए। फिर उसके बाद असाइन टास्क टू वर्क स्टेशंस, फिर बैलेंस कंप्यूट एफिशिएंसी, सबसे एंड पे हम एफिशिएंसी कंप्यूट करते हैं।
तो अब हम फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशंस रिक्वायर्ड। अब हमने कह रहे हैं कि जी हमारे पास साइकिल टाइम भी आ गया, हमें साइकिल टाइम पता है हमारा क्या है, आउटपुट हमें पता है कितनी है, डिजायर्ड आउटपुट भी हमें पता। तो उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारा मिनिमम ऑफ वर्क स्टेशंस कितने होने चाहिए, कितने वर्क स्टेशंस होने चाहिए। तो सम ऑफ टास्क टाइम्स, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, 8 आवर्स पर डे था, डिजायर्ड आउटपुट रेट इज 480, तो साइकिल टाइम हमारा 1 मिनट था, साइकिल टाइम हमारा 1 मिनट था, और हमारे सम ऑफ टास्क टाइम्स का मतलब है 5 वर्क स्टेशन है, हर किसी का वर्क स्टेशन का टाइम अलग है। अब इन सब का टाइम को आप ऐड कर दें, हमारे पास 2.5 मिनट आ जाते हैं। 2.5 मिनट डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम, 2.5 मिनट डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम, तो मिनिमम हमारे पास आ जाते हैं 2.5 स्टेशन का, अप्रोक्सीमेटली 3 स्टेशन के, हमें 3 स्टेशन कम से कम चाहिए। अब इसको हम इसी तरह एक विंग कंपोनेंट की एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास टास्क लिस्टेड है ABCDEFGHI, परफॉर्मेंस टाइम उसके आगे दिया हुआ है 10 मिनट्स, 11 मिनट, 5, 4, 12, 3, 7, 11 एंड 6। टोटल टाइम इज 66 मिनट्स। इमीडिएट प्रीडिसेसर्स आर ए ब्लैंक है क्योंकि ए से पहले कोई टास्क नहीं है, बी के बाद बी इसके प्रीडिसेसर कौन है, ए का मतलब यह है कि बी टास्क को स्टार्ट करने के लिए ए टास्क का फिनिश होना जरूरी है। ए खत्म होगा तो बी स्टार्ट हो सकता है, बी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक ए खत्म ना होगा। सी से पहले बी का होना जरूरी है कि बी कंप्लीट होगा तो सी हो सकता है। डी के बाद डी जो है वो भी बी कंप्लीट हो जाए तो डी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बी कंप्लीट हो जाए तो डी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बी कंप्लीट ना हो तो सी नहीं स्टार्ट हो सकता। इसी तरह ई और ए, फिर एफ के साथ सी एंड डी। एफ का मतलब है कि एफ सी और डी टास्क दोनों कंप्लीट हो जाएं तो आप एफ स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसकी अगर हम कोई डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह की बन सकती है, इस तरह की हम डायग्राम बना सकते हैं, उस जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए टास्क, सबसे पहले तो ए टास्क था, अब ए के बाद बी टास्क आएगा, बी के बाद सी और बी के बाद डी भी है, क्योंकि बी के लिए आप देखें इमीडिएट प्रीडिसेसर्स में देखें कि डी टास्क के लिए क्या कंडीशन है, डी डेल्टा डी टास्क के लिए कंडीशन क्या है कि बी कंप्लीट होना चाहिए। बी कंप्लीट हुआ तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि सी कंप्लीट होना चाहिए, तो उसका मतलब है कि बी के बाद सी और डी आप इकट्ठे शुरू कर सकते हैं, बी के बाद सी और डी इकट्ठे शुरू कर सकते हैं। एफ के लिए कंडीशन ये है कि सी और डी के बाद आप एफ स्टार्ट कर सकते हैं, और जी के लिए कंडीशन ये है कि एफ के बाद जी आएगा। अब ई की कंडीशन ये है कि ए कंप्लीट हो तो आप ई स्टार्ट कर सकते हैं। अब ई जो है उसके बाद एच के लिए कंडीशन ये है कि ई कंप्लीट होना चाहिए, और आई के लिए क्या कंडीशन है कि जी और एच, जी भी कंप्लीट हो, एच कंप्लीट हो तो आई कंप्लीट। अब इसके ऊपर आप टास्क टाइम्स देख लें कि ए जो है 10 मिनट में कंप्लीट होता है, बी 11 मिनट में, अब सी 5 मिनट में। अब 480 अवेलेबल मिनट्स हैं पर डे, 480 मिनट हमें पर डे अवेलेबल हैं, 40 यूनिट 40 यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं। साइकिल टाइम क्या होगा, 480 यूनिट्स हैं, 480 टाइम प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल पर डे है, 40 यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो 12 मिनट्स पर यूनिट कि साइकिल टाइम जो है, साइकिल टाइम का मतलब है कि मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट टाइम है किसी भी एक टास्क का वो 12 मिनट है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टाइम फॉर टास्क आए, हमारे पास परफॉर्मेंस ये देखें इसके अंदर दी हुई है कि हर टास्क के आगे उसके मिनट्स दिए हुए, तो टोटल टाइम हमें कितना चाहिए 66 मिनट्स, और साइकिल टाइम के 12 मिनट्स, तो हम 5.5 इट कम्स टू 6 कि हमें एटलीस्ट 6 वर्क स्टेशंस चाहिए। अब लाइन बैलेंसिंग ह्यूरिस्टिक्स टेक्निक्स इसकी क्या है कि लॉन्गेस्ट टास्क टाइम, चूज द अवेलेबल टास्क टाइम विद द लॉन्गेस्ट टास्क टाइम, मोस्ट फॉलोइंग टास्क, चूज द अवेलेबल टास्क विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क।
कि हम उस टास्क को लें जिसके सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। रैंक पोजीशन वेट है, शॉर्टेस्ट टास्क टाइम है, लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क। चूज द अवेलेबल टास्क विद द लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क। चूज द अवेलेबल टास्क विद द शॉर्टेस्ट टास्क टाइम। चूज द अवेलेबल टास्क फॉर विच द सम ऑफ द फॉलोइंग टास्क टाइम इज लॉन्गेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया, अब इनमें से ये हमने ह्यूरिस्टिक्स हैं, ये टेक्निक्स दी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक टेक्निक हमने चूज करनी है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू आवर असेंबली लाइन। अब हम इसमें देखते हैं कि मोस्ट फॉलोइंग टास्क, चूज द अवेलेबल टास्क विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क कौन सा? ए है, हमने ए को चूज कर लिया, ए को चूज किया, ये हमारा स्टेशन 1 बन गया। अब हमने कितने स्टेशन बनाने? 5। बी को हमने, उसके बाद देखें अब हमने टेक्निक कौन सी यहां पे यूज करें? टेक्निक वो यूज करें कि जो उसको चूज करें जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सबसे पहले ए के थे, उसके बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स सबसे ज्यादा किसके? बी के। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके? फिर हमारा स्टेशन 3 सी डी एन एफ। सी डी एन एफ हम उसके बाद ये भी तो देख सकते थे ई, लेकिन ई के बाद अगर हम ई को हम स्टेशन बनाएं तो फिर एच और आई सिर्फ रह जाते हैं, जबकि यहां पे हम सी डी एफ को हम बनाते तो हमारा पूरा एक स्टेशन बन जाता है। फिर हमने ई को बनाया, अब हमने देखें स्टेशन 3 सी डी एफ बना दिया, तो उसके बाद जी और ई में से हमने सिलेक्ट करना है। जी के ई जो है उसके बाद एच एन आई है और जी के बाद सिर्फ आई है, तो हमने एच ज्यादा है, यहाँ पे फॉलोअर एक ज्यादा है ई का, तो इस वजह से हमने बनाया। अब हमने एक स्टेशन एच को भी बना दिया, क्योंकि इसमें हम या जी को बना सकते थे या एच को बना सकते थे, क्योंकि दोनों के अंदर जो है एक ही फॉलोअर बच गया था। तो हमारा लास्ट स्टेशन 6 जो है वो जी एन आई बन जाएगा, जो बच गया वो जी एन आई बन गया। सो इस तरह से हमने अपने स्टेशंस को डेवलप कर लिया। अब हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने साइकिल टाइम निकाला, अवेलेबल आवर्स पर डे निकाले, उसके बाद हमने देखा कि हमारा नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस कितने होने चाहिए। वर्क स्टेशंस के बाद हमने अपनी टेक्निक्स देखी कि इनमें से कौन सी टेक्निक हमारी असेंबली लाइन के हिसाब से फिट इन हो सकती है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो मोस्ट फॉलोइंग टास्क, तो मोस्ट फॉलोइंग में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ए के थे, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बी के हैं, फिर सबसे हमने देखा कि सी डी एफ के फॉलोअर्स बनते हैं, फिर ई के हैं, फिर हमने एच के हैं, फिर आखिर में जी और आई बच गए। अब हमारे 6 वर्क स्टेशन थे। तो हम यहाँ पे विंग कंपोनेंट एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे थे। विंग कंपोनेंट एग्जाम्पल में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने साइकिल टाइम्स देखे कि साइकिल टाइम क्या होता है, उसके बाद हमने अवेलेबल आवर्स कैलकुलेट कर लिए, अवेलेबल आवर्स के बाद हमने मिनिमम वर्क स्टेशंस भी कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने टेक्निक्स देखी कि जी लाइन बैलेंसिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हम असेंबली लाइन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं असेंबली लाइन बैलेंस करने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि हर जो टास्क है हर वर्क स्टेशन पे सिमिलर टाइम लगे। सिमिलर टाइम का मतलब है कि एक पहला वर्क स्टेशन है उसके ऊपर अगर 2 मिनट लगते हैं तो दूसरे पे वर्क स्टेशन पे 2 मिनट, तीसरे पे 2 मिनट, चौथे पे 2 मिनट लगे। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टास्क थे तो टास्क को कुछ टास्क को ग्रुप कर दिया, कुछ टास्क को हमने इंडिविजुअली रहने दिया। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, इस लाइन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं सो दैट के अब हमारे पहले वर्क स्टेशन पे अगर 2 मिनट लगते हैं, दूसरे पे भी 2 मिनट लगते हैं, तीसरे पे 3 मिनट लगते हैं, फिर 2 मिनट लगते हैं चौथे पे, तो 3 मिनट वाले वर्क स्टेशन के ऊपर हमारे जो आ रहे हैं असेंबली लाइन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो आके वहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी, क्योंकि पीछे से तो वो 2-2 मिनट के अंदर वो फिनिश होके आ रहे हैं, आके वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो वहाँ पे रश हो जाएगा। तो इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि हम असेंबली लाइन को बैलेंस कर लें। असेंबली लाइन को बैलेंस करने के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिन्हें लाइन बैलेंसिंग ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। उसमें हमने बात की कि लॉन्गेस्ट टास्क टाइम, मोस्ट फॉलोइंग टास्क, रैंक पोजिशनल वेट, शॉर्टेस्ट टास्क, लीस्ट नंबर ऑफ फॉलोइंग टास्क। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन या अकॉर्डिंग टू हमारी असेंबली लाइन या हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी हम कोई भी इसके अंदर से चूज कर सकते हैं। हम इस केस में शॉर्टेस्ट टास्क टाइम भी ले सकते हैं, हम इस केस में मोस्ट फॉलोइंग टास्क हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हम मोस्ट फॉलोइंग टास्क को फॉलो करें तो हमने कहा कि जी ए है उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बी है
ए के बाद हम ई को ले सकते हैं या बी को ले सकते हैं। अब हमने कहा कि बी और ई में, तो बी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे। फिर हमने कहा कि सी और ई, सी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, डी के ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सी और इसमें से फिर हमने कहा कि जी सी डी एफ को हम एक टास्क बना देते हैं। फिर इसमें एक चीज और यहाँ पे कंसिडर जो करने वाली वो ये है कि अब हमने देखना था कि 5 सी का मिनिमम टाइम क्या है, 5 मिनट्स। टास्क सी का टाइम 5 मिनट्स है, डी का टास्क 4 मिनट्स है। इससे पिछले हमारे जो वर्क स्टेशन हैं वो पहला ए का टास्क था 10 मिनट, बी का टास्क था 11 मिनट, तो 5 और 4 9 और 3 11। अब हमने सी डी एफ को हमने इकट्ठा कर दिया और एक वर्क स्टेशन बना दिया, क्योंकि इनका टोटल टाइम 11 मिनट बन जाता है, टोटल टाइम 11 मिनट बनता है। और अगर हम कहें कि जी 12 मिनट वाला टास्क, हम कहेंगे जी अब हमने डिसाइड ये करना था ना कि या सी को हम वर्क स्टेशन बनाएं, डी को वर्क स्टेशन बनाएं, ई को बनाएं। तो हमने कहा ई को अगर बनाते हैं तो 12 मिनट में होता है, लेकिन इसके फॉलोअर्स कम है। सी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, डी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन वो टाइम पूरा नहीं होता। तो हमने सी डी और एफ को इकट्ठा कर दिया तो 11 मिनट बन गया, एक वर्क स्टेशन बन गया। उसके बाद अब हमने जी और ई में देखना है, तो जी का एक फॉलोअर है, ई का 2 फॉलोअर्स हैं, तो नेक्स्ट वर्क स्टेशन 4 हमारा ई बन गया। फिर हमने देखना था कि अब जी और एच में, तो अब वर्क स्टेशन 5 हमने एच को इसलिए बनाया क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। और फिर उसके बाद हमने जी और आई को इकट्ठा कर दिया, 7 और 3 10, ताकि वो बराबर हो जाएं, तो वो हमारा वर्क स्टेशन 6 हो गया। टाइम, इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना, एक तो फॉलोअर्स ज्यादा हों, दूसरी चीज क्या है टाइम, कि हर वर्क स्टेशन का टाइम एक दूसरे से मिलता जुलता, 11 मिनट 12 मिनट 10 मिनट, ये ना हो कि एक के 4 मिनट है, एक के 11 मिनट है। तो हमने इस तरह से वर्क स्टेशंस को डिफाइन किया। अब एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी हमारा टोटल टास्क टाइम डिवाइडेड बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस। हमारे वर्क स्टेशंस हमने यहाँ पे कितने देखे, हमने देखा 6 है। लार्जेस्ट साइकिल टाइम, इसमें लार्जेस्ट साइकिल टाइम क्या है 12 मिनट्स, विच इज ई से ज्यादा किसी का वर्क टाइम नहीं। तो एफिशिएंसी कम्स टू 91.7%। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी कम्स टू 91.7 मिनट्स का मतलब है कि हमारा 91.7% जो है एफिशिएंट है प्रोसेस। सो इसका मतलब है दिस लेआउट डिजाइन इज एफिशिएंट। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आज के सेशन में वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ लेआउट डिज़ाइन, जिसमें हमने वर्क सेल्स को कंटिन्यू किया, इससे पिछले लेक्चर में भी हमने इस पर फोकस किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट द रिपीटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स टाइप्स, मैकडॉनल्ड असेंबली लाइन, हाउ मैकडॉनल्ड सर्व्स इट्स कस्टमर इन 1.3 मिनट्स, 1.5 मिनट में कैसे वो सर्व करता है। देन असेंबली लाइन्स, कि व्हाट आर असेंबली लाइन बैलेंसिंग, डिसअसेंबली लाइंस क्या होती हैं। फिर साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइकिल टाइम्स होते हैं कि आउटपुट कैपेसिटी क्या होती है, हाउ डू यू कैलकुलेट डिटरमिन आउटपुट कैपेसिटी। देन एफिशिएंसी, हाउ डू यू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ योर assembly line, or how do you balance your assembly line. So this was all about this session, today's lecture. Thank you very much.